नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खास कलाकार की, कार्बी कलाकार सत्येंद्र तेरांग। सत्येंद्र तेरांग वो असम के कार्बी आंगलोंग जिले से हैं और वहाँ कार्बी और दूसरी जो जनजातियां हैं उनके बीच वो एक बहुत ही सम्मानित, बहुत प्रतिभाशाली कलाकार माने जाते हैं। बिल्कुल। और ये सम्मान सिर्फ अपने इलाके तक ही नहीं है। नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके काम को सराहा गया है, अवार्ड्स मिले हैं। और एक बहुत बहुत अहम बात यह है कि वो विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के कला भवन से फाइन आर्ट्स में बैचलर डिग्री लेने वाले पहले कार्बी छात्र थे। अच्छा। शांति निकेतन, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, गुरुदेव टैगोर की जगह वहां से किसी कार्बी छात्र का उस जमाने में पढ़ना, ये कला की औपचारिक शिक्षा में उनकी एक तरह से पायनियरिंग भूमिका दिखाता है। तो आज हम यही समझेंगे सत्येंद्र तेरांग का कला का सफर कैसा रहा, उनके क्या विचार है, और खासकर जो कार्बी लोक संस्कृति है उसको बचाने में, आगे बढ़ाने में उनका क्या रोल रहा है। हाँ। और देखिए, बातचीत की शुरुआत होती है बचपन के एक बड़े दिलचस्प किस्से से। सत्येंद्र तेरांग बताते हैं कि जब वो तीसरी क्लास में थे, मतलब बहुत ही छोटे थे, तो उनके टीचर्स ने उनको एक आर्ट कंपटीशन में भेजा। अच्छा। हाँ, दी फूड टाउन क्लब में कोई इंटर प्राइमरी स्कूल कंपटीशन था। और मजे की बात यह कि उन्होंने उसमें फर्स्ट प्राइज जीत लिया। अरे वाह, तीसरी क्लास में चली होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा वो खुद भी बताते हैं, यहीं से उनको लगा कि हाँ, मुझ में कुछ है। एक कॉन्फिडेंस आया कि भाई इस टैलेंट को बाहर लाना चाहिए। ये सिर्फ एक स्कूल कंपटीशन नहीं था, ये तो उनके कला के सफर की, कह सकते हैं, एक नींव थी। और फिर देखिए, कुछ साल बाद 1983 में उन्होंने इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की नेशनल लेवल प्रतियोगिता में भी फर्स्ट प्राइज जीता। ओहो, नेशनल लेवल पर। हाँ, पहले डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर नेशनल। ये दिखाता है कि टैलेंट तो था और उसे पहचान भी जल्दी मिल गई। ये तो वाकई कमाल की शुरुआत है। तो इन शुरुआती सफलताओं ने फिर उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया होगा, शांति निकेतन जाने के लिए। हाँ बिल्कुल, तो वो शांति निकेतन गए, कला भवन में एडमिशन लिया और 1997 में वहां से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA पूरा किया। शांति निकेतन का कला भवन, नंदलाल बोस और वो पूरी परंपरा, भारतीय कला शिक्षा में तो उसका एक अलग ही मुकाम है। सही बात है। और वहां से पहला कार्बी छात्र के तौर पर ग्रेजुएट होना, ये सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, ये तो जैसे एक समुदाय के लिए कला के क्षेत्र में नए दरवाजे खोलने जैसा था। बिल्कुल, और वहां भी उनके टैलेंट को पहचान मिली। उन्हें पढ़ाई के दौरान नेशनल स्कॉलरशिप मिली और फिर 1997 में ही, जिस साल वो ग्रेजुएट हुए, उन्हें कनाडा से एक बहुत प्रतिष्ठित एलिजाबेथ ग्रीनशील्ड फाउंडेशन अवार्ड मिला। कनाडा से? अच्छा, ये किस तरह का अवार्ड है? ये अवार्ड दुनिया भर के उन यंग आर्टिस्ट को दिया जाता है जो यथार्थवादी कला, रिप्रेजेंटेशनल आर्ट में काम कर रहे हो। तो इतनी कम उम्र में ये इंटरनेशनल सम्मान मिलना, ये उनकी कला की क्वालिटी और उसकी यूनिवर्सल अपील को दिखाता है। कि अपनी जड़ों से जुड़ने के साथ साथ उनकी कला की एक ग्लोबल भाषा भी थी। हाँ बिल्कुल। तो ये तो हुई शिक्षा और शुरुआती पहचान की बात। अब आते हैं उनके काम पर, उनकी कलाकृतियों पर, कि उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण पब्लिक और प्राइवेट आर्टवर्क्स बनाए हैं। मूर्तियां, लकड़ी का काम, मोज़ैक। हाँ, उनकी जो पब्लिक आर्टवर्क्स हैं वो खास तौर पर देखने लायक हैं, क्योंकि वो कार्बी कल्चर और इतिहास को आम लोगों के बीच लेकर जाते हैं। दीफू और आसपास अगर आप देखें तो उनकी छाप दिखती है। जैसे उन्होंने सरकारी बिल्डिंग्स, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, ऑटोनोमस काउंसिल है, उनके गेट डिजाइन किए। तो कला सिर्फ गैलरी में नहीं रही, वो रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गई। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। और फिर उन्होंने कार्बी समाज की जो अहम शख्सियतें हैं, जो प्रतीक हैं, उनको मूर्तियों के जरिए अमर किया। जैसे थोंग नोकबे हैं, एक पौराणिक नायक, और रूस सैमसन सिंह इंगती, जो कार्बी समुदाय के एक बड़े लीडर थे, उनकी मूर्तियां बनाई। अच्छा। फिर डोनका मुकाम में थोंग नोकबे की एक और मूर्ति है। सर्किट हाउस दीफू में रोंगहांग रोंगबोंग का एक ट्री स्कल्पचर है। होटल सिंहासन में रिलीफ पेंटिंग है। खोंग सिंह तेरांग और सैमसन सिंह इंगती की मूर्तियां। कोहोरा में कैजिर रोंगहांगपी की मूर्ति। बहुत सारे काम हैं जो कार्बी इतिहास और लोक कथाओं को कला के जरिए पब्लिक मेमोरी में जिंदा रखते हैं। यानी उनका काम सिर्फ एक व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नहीं है, वो एक तरह से सांस्कृतिक दस्तावेज भी बन रहा है। हाँ, कह सकते हैं। और ये भी पता चला कि उन्होंने स्मारिकाएं, सुवेनियर्स और किताबों की कवर भी डिजाइन किए हैं। यहाँ तक कि कॉमिक्स भी पब्लिश की हैं, जैसे जांग्रिसो, लापिन, ओंग, अतुम और सरवुमू। हाँ, ये उनकी रेंज दिखाता है। हाई आर्ट स्कल्पचर से लेकर पॉपुलर मीडियम कॉमिक्स तक वो कला के अलग अलग रूपों और उनके असर को समझते हैं
सही बात है, हर माध्यम की अपनी पहुंच होती है। बिल्कुल। एक बड़ा दिलचस्प हिस्सा है जहां वो कमर्शियल और प्रोफेशनल आर्ट के बीच फर्क बताते हैं। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो मानते हैं कि दोनों बहुत करीब हैं, लेकिन प्रोफेशनल आर्ट में एक दर्शन होता है, एक फिलॉसफी होती है। मतलब बनाने के पीछे एक सोच होती है, एक मकसद होता है, जो सिर्फ ऑर्डर पूरा करना या पैसा कमाना नहीं है। वो क्रिएटिविटी की ज्यादा गहरी अभिव्यक्ति है। हाँ, और वो कहते हैं कि कमर्शियल आर्ट अक्सर दोहराव या नकल पर आधारित हो सकती है। उसमें शायद वो मौलिक सोच, वो दार्शनिक गहराई न हो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो कमर्शियल आर्ट को सिरे से खारिज नहीं करते। अच्छा। हाँ, वो मानते हैं कि दोनों में एस्थेटिक वैल्यू मतलब सौंदर्य मूल्य हो सकता है, और दोनों में ही अगर कोई नई खोज है, कोई आविष्कार है, तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। शायद नजरिया यह है कि कमर्शियल आर्ट बाजार की जरूरतें पूरी करती है और प्रोफेशनल आर्ट कलाकार के अपने सच को कहती है। हाँ, पर ये भी तो हो सकता है कि कई बार कमर्शियल सक्सेस ही कलाकार को वो आज़ादी देती हो कि वो अपना प्रोफेशनल यानी मन का काम कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये रिश्ता सीधा नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स है। सही कहा आपने। फिर उनसे एक और क्लासिक सवाल पूछा गया, कला कला के लिए, आर्ट फॉर आर्ट सेक वाले विचार पर। उनका जवाब आज के टाइम में बहुत रेलेवेंट लगता है। क्या कहा उन्होंने? वो कहते हैं कि आज की दुनिया जो है वो फ्यूजन की है, चीजें आपस में घुल मिल रही हैं। तो ऐसे में कला को सिर्फ अपने दायरे में बंद रखना ठीक नहीं, उसे कल्चर से तो जोड़ना ही है, साथ ही टेक्नोलॉजी से भी जोड़ना होगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी से भी। हाँ, खासकर कार्बी आंगलोंग जैसे क्षेत्र में, ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें, उससे जुड़ सकें, उसे सराह सकें। मतलब कला को लोगों से दूर नहीं, उनके करीब लाना है। बिल्कुल सही। मतलब कला को समय के साथ चलना होगा। जैसे कंप्यूटर्स ने, डिजिटल मीडिया ने कला को नए रास्ते दिए हैं। हाँ। उसे सिर्फ कुछ खास लोगों तक सीमित रखने के बजाय ज्यादा डेमोक्रेटिक, ज्यादा एक्सेसिबल बनाने की जरूरत है। और इसी बात को समझाने के लिए वो डॉक्टर फूकन फांगचो का उदाहरण देते हैं। डॉक्टर फांगचो पेशे से टीचर थे, प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं। अच्छा। लेकिन आर्ट के लिए उनका पैशन इतना था कि उन्होंने कार्बी समुदाय में जो रामायण की कहानी प्रचलित है, अच्छा, जिसे साबिन आलून कहते हैं, हाँ, उसको अपनी पेंटिंग्स के जरिए दिखाया। अरे वाह। हाँ, तो ये दिखाता है कि कला सिर्फ प्रोफेशनल आर्टिस्ट का ही मैदान नहीं है, और इसे जीवन के दूसरे अनुभवों से, दूसरी फील्ड से जोड़ना कितना मीनिंगफुल हो सकता है। तो फिर सत्येंद्र तरांग खुद कला को कैसे डिफाइन करते हैं? उनकी नजर में आर्ट क्या है? उनकी परिभाषा ना बहुत सहज है, बहुत मानवीय है। वो कहते हैं कला हमारे सोचने वाले दिमाग का आउटपुट है। सोचने वाले दिमाग का आउटपुट मतलब जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसे जब हम किसी मीडियम जैसे कागज, ब्रश, पेंसिल, रंग, कैनवस या मिट्टी पत्थर के जरिए बाहर एक्सप्रेस करते हैं, वही कला है। ये तो बड़ी सीधी सरल परिभाषा है। ये कला को रोजमर्रा की सोच और एहसास से जोड़ देती है। हाँ। और एस्थेटिक्स मतलब सौंदर्य शास्त्र का क्या रोल है उनकी नजर में? क्या आर्ट का सुंदर होना जरूरी है? वो मानते हैं कि कला में सौंदर्य मूल्य होना चाहिए। उनका कहना है कि आर्ट तो उतनी ही पुरानी है जितनी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन। हाँ। और हर वो कला जो समाज और प्रकृति से जुड़ी है, उसमें सुंदरता अपने आप आ जाती है। और फंक्शनल आर्ट्स के बारे में, जैसे क्राफ्ट्स या डिजाइन? हाँ, फंक्शनल आर्ट्स को वो एक तरह की मॉडिफाइड आर्ट मानते हैं। मतलब ऐसी कला जिसमें सुंदरता के साथ साथ उपयोगिता, यूटिलिटी का पहलू भी जुड़ा होता है। लेकिन कला का जो कोर है वो एक्सप्रेशन और एस्थेटिक सेंस से जुड़ा है। अब बात करते हैं कार्बी आंगलोंग में कला की जमीनी हकीकत की। वहाँ क्या स्थिति है, क्या चुनौतियां हैं, तिरांग क्या सोचते हैं, क्या कलाकारों के लिए मौके हैं वहाँ? उनका मानना है कि जिले में कला के लिए संभावनाएं हैं, अवसर हैं, लेकिन यहाँ एक लेकिन है। क्या? वो कहते हैं कि सिर्फ हुनर होना या कला बना लेना ही काफी नहीं है। कलाकारों को अपनी क्रिएटिविटी को दिशा देने के लिए और उसे लोगों के सामने सही ढंग से रखने के लिए अपनी एक फिलॉसफी की जरूरत है। एक सोच, एक नजरिया होना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ स्किल काफी नहीं, विजन भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बिना उस वैचारिक स्पष्टता के कला शायद अपनी पूरी ताकत तक नहीं पहुंच पाती। और अवसरों के साथ चुनौतियां क्या हैं, क्या मुश्किलें हैं? एक बड़ी चुनौती वो बताते हैं ग्लोबल कनेक्शन की कमी। मतलब स्थानीय कलाकारों को बाहरी दुनिया से, आर्ट के जो नए ट्रेंड्स हैं, उनसे जुड़ने के ज्यादा मौके मिलने चाहिए। दूसरी और शायद ज्यादा बुनियादी चुनौती है आम लोगों में कला की समझ, खासकर पेंटिंग या स्कल्पचर जैसी विधाओं के बारे में जागरूकता की कमी। हाँ, ये तो है। जब लोग समझेंगे नहीं तो सराहेंगे कैसे? बिल्कुल, वो कलाकारों के काम को खुले दिल से कैसे अपनाएंगे या उसकी सही कीमत कैसे समझेंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ आर्ट बनाना काफी नहीं है,
आर्ट के लिए माहौल बनाना, लोगों को एजुकेट करना भी उतना ही जरूरी है। एकदम सही। इसीलिए तिरांग कला शिक्षा पर, जागरूकता अभियानों पर और कलाकारों को प्रोत्साहन देने पर बहुत जोर देते हैं। उनका एक ठोस सुझाव भी है क्या? कि कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल KAC, जो वहाँ की लोकल गवर्निंग बॉडी है, उसे ना सिर्फ आर्ट बल्कि दूसरे सब्जेक्ट्स में भी जो टैलेंटेड छात्र हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देनी चाहिए। हाँ, टैलेंट को सही टाइम पर सपोर्ट मिलना तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये तो हुई संस्थागत सपोर्ट की बात, लेकिन कलाकारों ने खुद भी तो कुछ कोशिशें की होंगी। केफा का मतलब कार्बी फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एसोसिएशन। सत्येंद्र तेरांग 1997 से इसके फाउंडिंग जनरल सेक्रेटरी रहे। अच्छा, शुरुआत से ही जुड़े हैं। हाँ, वो बताते हैं कि उस समय मतलब लेट 90s में कला को लेकर आज जैसी जागरूकता नहीं थी। तो केफा का बनाने का मेन मकसद यही था कि जिले के कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, उन्हें एकजुट किया जाए और मिलकर आर्ट अवेयरनेस के लिए काम किया जाए, जैसे एग्जीबिशन करना, वर्कशॉप करना, कला पर बातचीत करना। तो कैसा रहा ये प्रयास? क्या ये ऑर्गेनाइजेशन सफल रहा? वो बहुत ईमानदारी से मानते हैं कि देखिए, कोई भी ऐसा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसे रिसोर्सेस की कमी झेलनी पड़ती है, चाहे वो लोग हों या पैसा। KFRCA को भी ये मुश्किलें आईं, कई बार निराशा भी हुई, लेकिन वो अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की एकता और लगन को क्रेडिट देते हैं, जिसकी वजह से एसोसिएशन चलता रहा। वो विनम्रता से कहते हैं कि शायद हमारी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट ना हो गिनाने लायक, लेकिन वो कार्बी कल्चरल सोसाइटी KCS और लामेट अमे जैसे जो दूसरे बड़े सांस्कृतिक संगठन हैं, उनका पूरा समर्थन करते हैं। ये अच्छी बात है, मतलब एक कलेक्टिव एफर्ट की भावना है। हाँ, कि कला का विकास किसी एक संगठन का काम नहीं है, बल्कि पूरा कल्चरल इकोसिस्टम जब मिलके काम करता है तब होता है। पारंपरिक बनाम आधुनिक कला, मतलब ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न आर्ट पर भी उनके विचार हैं। वो इन दोनों में क्या फर्क देखते हैं? हाँ, वो पारंपरिक कला को, जैसा नाम से ही पता चलता है, परंपरा और संस्कृति की बुनियाद पर खड़ा मानते हैं। ये वो आर्ट है जो हमारी जड़ों से, हमारी विरासत से जुड़ी होती है, जिसमें पीढ़ियों के अनुभव और उनका सौंदर्य बोध होता है। और मॉडर्न आर्ट को वो पारंपरिक कला से एक तरह का ब्रेकअप, एक डिपार्चर मानते हैं। वो कहते हैं कि मॉडर्न आर्ट को समझना कई बार मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो यथार्थवादी होने के बजाय, मतलब चीज़ों को जैसा है वैसा दिखाने के बजाय ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होती है, अमूर्त होती है। वो भावनाओं, विचारों या फिर सिर्फ रंगों, लाइनों, फॉर्म्स के अपने खेल पर ज़्यादा फोकस कर सकती है। उसमें आर्टिस्ट का अपना पर्सनल विजन, उसका एक्सपेरिमेंट ज़्यादा हावी हो सकता है। ये तो काफी सीधी और स्पष्ट समझ है। चलिए अब आखिर की तरफ आते हैं। उनसे युवा कलाकारों के लिए एक मैसेज देने को कहा गया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने जो उभरते हुए कलाकार हैं, युवा हैं, छात्र हैं, उनसे सबसे पहले तो कड़ी मेहनत करने को कहा। कला साधना मांगती है, डेडिकेशन मांगती है। सही बात है। और साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो अपनी परंपरा और संस्कृति को आर्ट के जरिए एक्सप्लोर करें, उसे समझें। आर्ट सिर्फ स्किल नहीं है, वो अपनी पहचान को जानने का एक रास्ता भी है। उनका मानना है कि युवाओं को आगे आना चाहिए और कला में जो छिपा हुआ ज्ञान है, जो गहरे अर्थ हैं, उन्हें सीखना चाहिए। और उनका एक बहुत ही खूबसूरत और उम्मीद भरा वाक्य है आखिर में। हाँ, वो कहते हैं, आर्ट्स विल रियली एड मोर चार्म्स ऑन योर लाइफ। बिल्कुल। यानी कला यकीनन आपके जीवन में और ज्यादा आकर्षण और रंग भरेगी। बिल्कुल। ये एक कलाकार का अपने मीडियम पर सिर्फ विश्वास ही नहीं दिखाता, बल्कि ये हर किसी को कला से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। चाहे आप कलाकार बने या ना बने, कला आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती है, उसे समृद्ध करती है। तो सत्येंद्र तेरांग की ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कामयाबी की कहानी नहीं है। वो एक बेहतरीन कलाकार तो हैं ही, पर साथ ही वो कार्बी संस्कृति के एक सजग संरक्षक भी हैं और अपने इलाके में कला शिक्षा की रोशनी फैलाने वाले एक पायोनियर भी। हाँ, उनका पूरा सफर आर्ट के लिए गहरे जुनून, मुश्किलों से लड़ने के हौसले और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की एक मिसाल है। निश्चित रूप से। और उनकी बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, खासकर कार्बी आंगलोंग जैसे क्षेत्रों में कला और कलाकारों के सामने जो मौके हैं और जो रुकावटें हैं, उन दोनों के बारे में। हाँ, वो जागरूकता की कमी वाली बात। बिल्कुल। कला के प्रति आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने की और कलाकारों को इंस्टीट्यूशनल लेवल पर सपोर्ट देने की जरूरत कितनी ज्यादा है, ये बात बार बार सामने आती है। इसके बिना पता नहीं कितना टैलेंट शायद पूरी तरह खेल ही ना पाए। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। जिस तरह सत्येंद्र तेरांग कला को संस्कृति और तकनीक के साथ जोड़ने की, मतलब फ्यूजन की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि पारंपरिक कला रूपों को आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में
प्रासंगिक बनाए रखने का यही सबसे कारगर तरीका है? और अगर हाँ, तो इस फ्यूजन की प्रक्रिया में किसी समुदाय की जो अपनी खास सांस्कृतिक पहचान है, उसे कैसे बैलेंस किया जा सकता है ताकि वो अपनी मौलिकता भी ना खोए और समकालीन भी बनी रहे? ये एक बड़ा सवाल है।